हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बिजनेस वीकेंड विद सिद्धांत के पहले एपिसोड में। एंड भाई आज है रविवार और मंडे से लेके सैटरडे तक तमाम न्यूज, तमाम अपडेट्स को आज मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। सवाल यह आता है कि भाई किस तरीके से साझा करूंगा, किस तरीके से शेयर करूंगा। तो भाई देखो, ऐसा है कि ये जितनी भी जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूं, कहीं ना कहीं आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। क्या हम इनसे सीख सकते हैं और डिटेल में क्या क्या जानकारी आपको इनके बारे में समझनी चाहिए या जाननी चाहिए, वो तमाम चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो भाई जो पहली न्यूज है वो रिलेटेड है आईपीओ से। और आई बिलीव कि भाई आईपीओ से जितना ज्यादा फेमिलियर तुम लोग हो, उससे ज्यादा फेमिलियर तो कोई हो ही नहीं सकता। आईपीओ की अगर मीनिंग की बात करूं तो आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हम सभी को पता है कि जब कोई भी कंपनी पब्लिक से फंड रेज करना चाहती है, पैसा रेज करना चाहती है, तो वो क्या करती है, अपने शेयर्स को इश्यू करती है। और भाई इसी से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज निकल कर आई है। पता है, ग्लोबली, मतलब मैं बात कर रहा हूं पूरे वर्ल्ड की, सिर्फ 5 महीनों में, ठीक है, 5 महीनों में, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 5 महीनों में 670 रिकॉर्ड है एक, ठीक है, 670 आईपीओ आई हैं। और जिन्होंने पता है कितना पैसा रेज किया है, $140 बिलियन। कैन यू इमेजिन दैट? $140 बिलियन, मतलब रुपए को आप देख सकते हो कि कितना रुपया यहां पर हो रहा है। तो इसी से रिलेटेड मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगी। ये जो 670 का आंकड़ा मैंने तुमको बताया है, ये ग्लोबली है, राइट। अगर मैं बात करूं हमारे वतन इंडिया की, तो भारत ने इस साल, मतलब अगर मैं बात करूं शुरुआत के 5 महीनों की, तो 26 आईपीओ, 670 आईपीओ में से 26 आईपीओ इंडिया में आई हैं। और भारत में आईपीओ के नाम पर इन 26 आईपीओ से जो पैसा रेज किया गया है वो है अप्रॉक्स $2,731 मिलियन। अमेजिंग, ठीक है, 26 आईपीओ से इतना पैसा रेज करना विच इज टोटली अमेजिंग, राइट। और एक बात और सुन लो, ये जो 140 बिलियन डॉलर का जो आंकड़ा निकल कर आया ना, 140 बिलियन का, 140 बिलियन डॉलर जो है वो इतिहास में कभी भी शुरू के 5 महीनों में रेज नहीं किए गए हैं। गाइस, ये जो 670 आईपीओ की मैं बात कर रहा हूं, ये आईपीओ ऐसा नहीं कि पहली बार इतनी सारी हुई हैं। अगर मैं बात करूं 2008 की, तो 2008 में शुरू के 5 महीनों में ग्लोबली 677 आईपीओ आई थी, ठीक है। बट अब एक बात बताऊं कि ये वाली स्पेशल क्यों है? ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा जो वैल्यू रेज की गई है $140 बिलियन, ये फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है। माना मैंने कि 2008 में जो आपकी आईपीओ थी वो 670 से 7 ज्यादा 677 थी, बट उस टाइम जो पैसा रेज किया गया था आईपीओ से ग्लोबली वो 82 या 83 बिलियन डॉलर्स था। और इस बार जो पैसा रेज किया गया है वो है सीधा सीधा $140 बिलियन। अब हम आते हैं Q4 रिपोर्ट्स पर। Q4 का मतलब तो आप सभी समझते होंगे, क्वार्टर 4। जनवरी से लेके 31 मार्च का जो पीरियड होता है उसको बोला जाता है क्वार्टर 4, क्योंकि अगर अपन बोले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से तो ये आखिरी क्वार्टर होता है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का, राइट। और आप सभी को पता है कि भाई फाइनेंशियल ईयर के एंड में सारी की सारी कंपनीज अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करती हैं। और फिर क्या भाई, वो जो रिपोर्ट तैयार होती है ना, उन सारी रिपोर्ट्स के जो रिजल्ट रिवील होते हैं वो मई के पूरे मंथ में होते हैं। और इस बार जो सबसे ज्यादा अपडेट्स निकल कर आई है ना, वो सारी की सारी कंपनी के Q4 रिपोर्ट्स हैं। Q4 रिपोर्ट्स में मैं 3 कंपनीज को आपके सामने लेकर आया हूं। जो पहली कंपनी है वो है L&T। अगर आप L&T की रिपोर्ट देख रहे होंगे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि इस साल L&T ने 3% प्रॉफिट की ग्रोथ करी है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर बात करूं मैं इनके प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट की, तो पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो था 3,197 करोड़। और अगर बात करूं इस ईयर की, तो भाई सीधा सीधा आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है कि 3,293 करोड़ प्रॉफिट इनका इस ईयर में हुआ है। अगर बात करूं मैं सेकंड कंपनी की, जो कि है सिप्ला। आप सभी को पता है सिप्ला इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। और भाई यहां पर जो इंक्रीमेंट है ना, अलग ही लेवल का है, सीधा सीधा 74%। भाई प्रॉफिट की जो एग्जैक्ट वैल्यू तो मैं तुमको बताऊंगा ही, बट ये जो 74% की मैं बात कर रहा हूं, ये पता है क्या है? चेंजेस है। पिछले साल के प्रॉफिट की कंपैरिजन में इस साल कितना इंक्रीमेंट आया। तो आप सभी को दिख रहा है कि पिछले साल जो इस कंपनी का प्रॉफिट था वो था 246 करोड़, जो कि इंक्रीज होके हो गया है
13 करोड़। कैन यू इमेजिन, मतलब सीधा सीधा डबल, ऐसे कैसे, मतलब डबल तो हम कह नहीं सकते बट स्टिल भाई जो इंक्रीमेंट आया है वो लगभग 74% है। एंड गाइज आप सभी को पता है कि ये जो कंपनी है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और इस टाइम पर कोविड के टाइम पर यही एक कारण है कि क्यों ये जो कंपनी है इतना ज्यादा इंक्रीमेंट पर आई है। अब मैं जिस कंपनी की बात करूंगा वो है यूपीएल। गाइज आप सभी ने इस कंपनी का नाम सुना तो नहीं होगा बट आज सुन लो और दिमाग में रखना, यूपीएल कंपनी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसे, वो भी मैं बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको डेटा दिखा देता हूं। यूपीएल कंपनी ने इस बार ग्रोथ की है सीधे सीधे 74% की। कैन यू इमेजिन दैट, जितनी ग्रोथ सिप्ला ने की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, लगभग उतनी ही ग्रोथ एक एग्रीकल्चरल कंपनी ने की। अब मैं आपको ये यूपीएल का थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। यूपीएल जो कंपनी है गाइज, ये एक पेस्टिसाइड या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होते हैं ना उस सेक्टर में काम करती है। गाइस अगर मैं बात करूं इस सेक्टर से रिलेटेड बाकी कंपनीज की, तो यार उन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया, बट ऐसी क्या खास बात थी जो यूपीएल कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। ये देखो परफॉर्मेंस तो इतना अच्छा है, वो तो आपको आंकड़े ही बता रहे हैं कि 74% का सीधा सीधा प्रॉफिट इंक्रीमेंट, राइट। इतना ज्यादा इंक्रीमेंट कैसे हो सकता है? तो गाइस इसी Q4 रिजल्ट पर कमेंट किया है इसी कंपनी यूपीएल कंपनी के सीईओ मिस्टर जय श्रॉफ ने। जरा मैं आपको कमेंट पढ़कर बताता हूं इन्होंने क्या कहा है। 2020 was certainly a challenging year for each one of us and the world as a whole. Despite being an incredibly tough year, UPL delivered growth through continuously innovating and transforming and adapting to the constantly changing situation as best as it can. Guys इनके स्टेटमेंट की ये कुछ लास्ट लाइनें ही हमें बहुत कुछ सिखा रही हैं कि किस तरीके से इन्होंने क्या किया। टफ सिचुएशन में, जो चेंजिंग सिचुएशन थी, उनके साथ इन्होंने परिवर्तन लाया, उनके साथ इन्होंने इनोवेट किया खुद को। और सीधी सी बात है कि 12th की जो आपका मैनेजमेंट का चैप्टर है उसमें हमने यही सीखा है कि अगर आप डायनामिक रहेंगे, अगर आपका मैनेजमेंट सही तरीके से वर्क करेगा चेंजिंग एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो आप पक्का ग्रो कर पाएंगे। और सेम चीज अप्लाई की गई यूपीएल कंपनी द्वारा। गाइस अब हम बात करने वाले हैं कोविड-19 की सेकेंड वेव के इफेक्ट्स के बारे में, वो डेटा जो कि हमें इस वीक रिवील हुआ। सबसे पहली चीज तो ये कि जो टोल कलेक्शन है ना, नेशनल हाईवेज का जो टोल कलेक्शन है वो ड्रॉप हो गया 30% से। व्हाट इट मींस, अगर पहले 1000 करोड़ रुपए का टोल कलेक्शन होता था नेशनल हाईवे में, तो वो अब ड्रॉप होके हो गया है 700 करोड़। ठीक है, तो 30% का ड्रॉप इसमें देखने को मिला। अब जो दूसरी चीज निकल कर आती है वो ये, आप सभी को पता है अक्षय तृतीया एक त्योहार जो होता है वो जस्ट 12 या 13 तारीख को था, है ना। तो नॉर्मली होता क्या है कि ये जो त्योहार होता है इसमें गोल्ड की डिमांड बहुत हाई लेवल पर होती है। बट भाई इस साल तो मैं ड्रॉप नहीं कहूंगा, इसको डिक्रीज नहीं कहूंगा, सीधा क्रैश कहूंगा, क्योंकि इस बार जो डिमांड थी ना सीधे सीधे 75 से 80% डिक्रीज हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन्स प्रोडक्शन की, तो भाई जो मोबाइल फोन प्रोडक्शन है वो भी टोटली डिक्रीज हो गया है 50% से। मतलब जितनी भी कंपनीज हैं जो कि मोबाइल का प्रोडक्शन करती हैं उन्होंने सीधा सीधा अपना प्रोडक्शन का हाफ कर दिया है। गाइस ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बहुत बड़े पैमाने पर इंपैक्ट हुआ है कोविड-19 की सेकेंड वेव से। अगर मैं बात करूं टू व्हीलर्स की, तो भाई साहब इसमें तो कुछ ज्यादा ही ड्रॉप देखने को मिला। सीधा सीधा 33% डिक्रीज हो गया है टू व्हीलर्स का सेल्स। अगर मैं बात करूं मार्च की, तो मार्च में 9,94,000 लगभग यूनिट्स टू व्हीलर की सोल्ड हुई थी। वहीं अगर मैं बात करूं अप्रैल की, तो ये 33% डाउन हो गया डेटा, और 6,67,000 अप्रॉक्स व्हीकल्स अप्रैल के मंथ में सोल्ड हुई। थ्री व्हीलर्स में भी भाई साहब सीधा सीधा 57% का डिक्रीज देखने को मिला है। अगर बात करूं मार्च के महीने की, तो मार्च में 31,930 थ्री व्हीलर्स सोल्ड हुई थी। और वहीं मैं बात करूं अगर अप्रैल की, तो 57% डिक्रीज होकर ये जो आंकड़ा है ये पहुंच गया 13,728 पर। तो गाइस ये था सेकेंड वेव का इफेक्ट जो कि हमारी अलग अलग कंपनीज पर पड़ा। गाइस अब हम बात करते हैं टेलीकॉम यूनिकॉर्न्स वी, एयरटेल और जियो की। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं वी की। वोडाफोन एंड आइडिया जो कि पहले अलग अलग हुआ करते थे, जब से इन दोनों ने पार्टनरशिप की है, जब से इन दोनों की डील हो गई है, भाई साहब 15 महीनों में पहली बार ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ है, एक ऐसा महीना आया है जब इन्होंने लगभग 6,52,000 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। अगर बात करूं मैं फरवरी महीने की, तो ये जो डेटा बता रहा हूं मैं फरवरी का ही बता रहा हूं। फरवरी मंथ में जो वी है इसने गेन किए हैं 6.5 लाख लगभग सब्सक्राइबर। वरना पता क्या हो रहा था,
पिछले 15 महीनों से भी इसी चीज को लेकर परेशान था कि मतलब मेरे सब्सक्राइबर जाते जा रहे हैं, 2 मिलियन, कभी 1 मिलियन, कभी 5 लाख, मतलब सब्सक्राइबर पिछले 15 महीनों से डाउन ही हो रहे थे। फॉर द फर्स्ट टाइम ये न्यूज निकल कर आई है कि फरवरी के मंथ में जो सब्सक्राइबर थे वो 6.5 लाख करीबन इंक्रीज हुए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं भाई साहब जियो की, तो जियो ने एक बार फिर बाजी मारी है। अभी तक अगर मैं बात करूं जनवरी की, तो जनवरी में एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ था कि जहां पर लगने लगा था कि भाई साहब एयरटेल आगे जा रहा है, पर जियो ने बोला नहीं 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 नहीं, नहीं। अभी हम जिंदा हैं। जियो ने क्या किया, एक बार फिर छलांग मारी। अगर मैं एग्जैक्ट डेटा की बात करूं तो रिलायंस ने लगभग 2 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड किए थे जनवरी में, और फरवरी के मंथ में 4.2 मिलियन सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए। ठीक है, लगभग दुगने सब्सक्राइबर फरवरी के मंथ में रिलायंस जियो ने गेन किए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं भारतीय एयरटेल की, लगभग 6 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किए गए थे भारतीय एयरटेल द्वारा जनवरी में। लेकिन इस बार फरवरी के मंथ में जो एयरटेल है थोड़ा सा वो डाउन हो गया, और इस बार इन्होंने गेन किए 3.7 मिलियन सब्सक्राइबर। जो अगली इंफॉर्मेशन है वो रिलेटेड है आरबीआई से। आरबीआई की एक रिसेंट रिपोर्ट कहती है कि 7 मई के बाद जो एक हफ्ता आया, मतलब 7 मई से हम बोल सकते हैं 14 मई तक, एक हफ्ते के अंदर जो रिजर्व था, अगर मैं बात करूं फॉरेक्स रिजर्व की, तो न्यूज ये कहती है कि फॉरेक्स रिजर्व एक हफ्ते के अंदर सीधा सीधा 1.4 बिलियन डॉलर्स इंक्रीज हो गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई साहब कैसे? तो भाई आप सभी को तो पता है, हम तो ठहरे अकाउंट्स वाले। तो गाइस इस शॉकिंग अपडेट को लेकर हमने बात करी हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट दीपिका मैम से। एक बार जरा सुनिए कि दीपिका मैम का इस न्यूज को लेकर क्या कहना है। एक्सपर्ट एडवाइस के लिए हमने इनवाइट किया है इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट दीपिका मैम को। आप सभी दीपिका मैम को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। मैम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड मैं अगर बात करूं हमारे वीकेंड की, तो ये जो पूरा वीकेंड है इसमें जो टॉप न्यूज हमें देखने को मिली वो ये थी कि फॉरेक्स रिजर्व जो है वो एक हफ्ते के अंदर, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 1.4 बिलियन डॉलर्स बढ़ गया। एंड एज अ अकाउंट्स टीचर मुझे फॉरेक्स रिजर्व को लेके ज्यादा डिटेल्स तो पता नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे बात की जाए। तो मैम सबसे पहला सवाल मेरे और पूरी ऑडियंस की तरफ से तो ये है कि व्हाट फॉरेक्स रिजर्व एग्जैक्टली इज। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज फॉरेक्स रिजर्व, बेसिकली अपने को ये समझना जरूरी है। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जो होता है इसका मतलब हर कंट्री को अपने पास कुछ ना कुछ फॉरेन करेंसी रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है, लेकिन वही चीज अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हम लोगों को फॉरेन करेंसी देनी भी पड़ेगी। तो फॉर दिस सिचुएशन ना, इस काम के लिए हम लोगों को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी में नहीं मेंटेन करती, ठीक है। फॉरेन करेंसी के अलावा भी मतलब फॉरेक्स रिजर्व में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन करेंसी असेट्स आते हैं, गोल्ड भी अपनी जो आरबीआई है वो गोल्ड भी इसके अंदर अपने मेंटेन करके रखती है। एक होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एसडीआर, वो भी हम लोग मेंटेन करते हैं। तो ये फॉरेक्स रिजर्व बहुत सारी चीजों से मिलके बना होता है। नो डाउट इसमें करेंसी तो होती ही है, लेकिन साथ में फिक्स थोड़े फाइनेंशियल एसेट्स भी होते हैं, थोड़ी सी गोल्ड सिक्योरिटीज भी होती है, ताकि हम चीजों को बैलेंस कर पाए। अगर एक चीज की वैल्यू अप जा रही है तो दूसरा हमारे पास है, तो थोड़ी सी सिचुएशन हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली मीनिंग होता है फॉरेक्स रिजर्व का। ओके, थैंक यू सो मच मैम मीनिंग के लिए। बट इसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल हम सभी के दिमाग में यही आता है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशन फॉरेक्स रिजर्व को क्रिएट कर सकती है। बिकॉज अगर हम देखें तो बैंक भी इतने सारे हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक, प्राइवेट सेक्टर के बैंक, गवर्नमेंट खुद मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर आरबीआई। तो ये तमाम जितने भी फाइनेंशियल एंटिटीज हैं, इन सभी में से कौन सी एंटिटी जो है वो फॉरेक्स रिजर्व क्रिएट करती है? देखो, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही बॉडी है जो फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन कर सकती है, और वो है हमारी आरबीआई। सेंट्रल बैंक के अलावा और किसी को राइट नहीं है कि फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन कर सके। फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन इसीलिए हम लोग जो है ना आरबीआई को बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स हम लोग आरबीआई को फंक्शन में बहुत पढ़ते हैं कि फंक्शंस ऑफ आरबीआई में कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन कर सकती है। ओके, मतलब फॉरेक्स रिजर्व को आरबीआई ही मेंटेन करती है। और जैसा कि गाइस आप सभी को पता है कि जो न्यूज मैंने तुमको बताई उसमें क्या था कि इस न्यूज का सोर्स आरबीआई है। मतलब ये आरबीआई की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि इस बार मतलब एक हफ्ते के अंदर सीधा सीधा 1.4 बिलियन डॉलर्स का इंक्रीमेंट आया है
फॉरेक्स रिजर्व में। तो मैम अब मेरा जो अगला सवाल है आपसे वो यही है कि आपको भी पता है कि भाई ये जो सीधा सीधा 1.4 बिलियन डॉलर्स का इंक्रीमेंट आया है, तो इसका रीजन आपके पर्सपेक्टिव से क्या हो सकता है? देखो आरबीआई में मतलब ये जो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने का सबसे बहुत सारे रीजन होते हैं वैसे तो। सबसे पहला रीजन ये है कि जो रीजन नॉर्मल है मैं वो बता रही हूँ, फिर न्यूज के पीछे जो रीजन है मैं उसको डिस्कस करती हूँ। ओके। नॉर्मली जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, जब भी हम किसी चीज को एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास इनफ्लो ज्यादा हो रहा है, और जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो हमको वो पैसा आउटफ्लो होता है। तो व्हेन एक्सपोर्ट इज मोर देन इम्पोर्ट तो हमारा ये जो फॉरेक्स रिजर्व है ये स्ट्रांग हो जाता है। या फिर दूसरा रीजन मैंने आपको बताया ना, फॉरेक्स रिजर्व में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, गोल्ड रिजर्व भी होता है, फाइनेंशियल एसेट्स भी होते हैं। तो अगर जो फाइनेंशियल एसेट्स मैंने 10 रुपए का खरीद के रखा है और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू 10 डॉलर का सपोज, वो डॉलर में चेंज होके 10 से 15 हो गई, इसका मतलब मेरा तो रिजर्व पड़ा पड़ा वैल्यू बढ़ गई उसकी। जो दस रुपए की वैल्यू मेरी थी वो तो 15 रुपए की अपने आप पड़े पड़े हो गई। तो ये भी एक रीजन है फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने का। ये कुछ नॉर्मल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाता है। अब अभी जो रीजन मेजर आए हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि फॉरेक्स रिजर्व के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, एक एसडीआर होता है, फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, गोल्ड रिजर्व्स होते हैं। तो अभी की न्यूज की अगर हम बात करें ना, तो एसडीआर तो डिक्रीज हुआ है, तो इसका तो आना चाहिए था नेगेटिव इम्पैक्ट, लेकिन फिर भी नेगेटिव नहीं आया। पता है क्यों? क्या रीजन है? क्योंकि जो गोल्ड की वैल्यू है ना उसमें बहुत उछाल आया है। जो गोल्ड रिजर्व्स हमारी आरबीआई ने मेंटेन करके रखे थे ना, उसका फॉरेन करेंसी की टर्म्स में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट आया है। इस रीजन की वजह से हमारा ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ये इसलिए हुआ है। दूसरा रीजन जो फाइनेंशियल एसेट्स की मैं बात करी थी, वो फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू भी इंक्रीज हुई है। और वैसे भी पिछले साल अगर हम पूरा एक साल की अगर एनालिसिस करें, वैसे ये तो जिस सिर्फ 7 दिन की बात थी, अगर मैं पिछला पूरा साल भी एनालिसिस करती हूँ ना, तो जो हमारी एफडीआई लिमिट गवर्नमेंट ने चेंज की थी उसकी वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे वो बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर आ गए थे, और दूसरा एफडीआई भी बहुत ज्यादा होने लग गया था। तो बाहर का पैसा इंडिया में पिछले एक साल से वैसे भी आ रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंजेस पिछले एक साल में किए थे जिसकी वजह से ये चेंजेस हुए हैं। और दूसरा मेजर रीजन, जो क्रूड ऑयल है ना, हमारे इम्पोर्ट बिल का मेजर पार्ट होता है क्रूड ऑयल। उस क्रूड ऑयल की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई थी जिसकी वजह से हमारा इम्पोर्ट का पैसा जा तो कम रहा था लेकिन एक्सपोर्ट थोड़ा सा ज्यादा हो गया, उस वजह से भी फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है। तो अभी की न्यूज के बेसिस पे तो फाइनेंशियल एसेट्स और गोल्ड रिजर्व, ये दो की वैल्यू बढ़ी है, इसीलिए ये जो फॉरेक्स रिजर्व में एकदम से जो उछाल आया ना, वो इसी रीजन की वजह से आया है। ओके, तो गाइज आज हमें मैम ने जितनी भी जानकारी दी फॉरेक्स रिजर्व के बारे में, रीजन तो बहुत सारे होते हैं बट ये जो न्यूज है जो अभी इस वीक में आई है वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके गोल्ड से, क्योंकि गोल्ड का प्राइस इंक्रीमेंट हुआ, ये रीजन था सबसे बड़ा कि क्यों जो फॉरेक्स रिजर्व था वो बढ़ गया। पर आपको एक चीज को हमेशा दिमाग में रखना है कि मैम ने जितनी भी बातें बताई हैं कि एक फॉरेक्स रिजर्व जो होता है उसमें कितने सारे एलिमेंट्स उसके होते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस लाती हैं। ठीक है मैम, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे बहुत सिंपल सा है कि ये जो फॉरेक्स रिजर्व है, अगर हम देखें कि अगर फॉरेक्स रिजर्व जो है मान लीजिए कि बहुत डिक्रीज हो गया, तो नॉर्मली इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ेगा? देखो अगर फॉरेक्स रिजर्व डिक्रीज हो गया ना, इसका मतलब हमारी गवर्नमेंट इंपोर्ट का पैसा नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट उस केस में इतना नहीं हो रहा, इसीलिए हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होता जा रहा है। तो हम लोग जो इंपोर्ट बिल का पेमेंट करना है वो नहीं कर पाएंगे, और अल्टीमेटली हमारी गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी बोरोइंग्स का सहारा। और वो बोरोइंग्स का सहारा जैसे ही लेगी ना, तो एक तो हमारी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी इम्पैक्ट हो जाती है, और थोड़ा सा गवर्नमेंट के ऊपर भी बर्डन बढ़ जाता है। तो ये फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करना, इंपोर्ट अगर हम लोगों को जारी रखना है तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स हो। ओके, तो मैम मेरे एंड से तो जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी का जवाब आपने बहुत अच्छे तरीके से दिया, एंड अब मैं समझ चुका हूँ कि क्यों आप इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट मेरी नज़रों में और सभी की नज़रों में है, राइट? बिकॉज मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ कि जितना सिंपल तरीके से दीपिका मैम ने हमें बताया कि फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, क्यों इंक्रीज होता है, क्या इसका इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें सुनने और समझने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे भी ये चीज़ें जानने को मिली। तो थैंक यू सो मच दीपिका मैम, आपने हमें ज्वाइन किया एंड हमारी इस पूरी ऑडियंस को आपने इतना वैल्यूएबल टाइम और नॉलेज प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Siddhant, for having me here. And I'm always and always available for all my learners.
तो कभी भी ऐसी कोई भी न्यूज हो तो आई वुड लव टू ज्वाइन यू एंड माय स्टूडेंट्स। सो थैंक्स टू यू कि आप बच्चों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हो और आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। गाइस जाते जाते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन तुमको देना चाहूंगा कि आरबीआई का सितंबर 2020 का डेटा ये कहता है कि आरबीआई के पास 668 टन सोना है, जिसमें से 55% जो सोना है वो ओवरसीज बैंक जो होते हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड या फिर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की, तो वहां पर 55% सोना डिपॉजिट है और बाकी का जो 45% सोना है वो आरबीआई ने डोमेस्टिकली होल्ड किया हुआ है। सो गाइस दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो ने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और हाँ, अगर ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन और भी लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक। और हाँ, इतना शेयर होना चाहिए कि मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक और मेरे व्हाट्सएप तक आ जाए। ठीक है, चलो तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले संडे रात 9 बजे।